क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन अलॉन्ग बेसिक साइंस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें बिल्कुल हम लास्ट पे हैं। इसकी जो फिजियोलॉजी है फ्रॉम द बेसिक साइंस फर्स्ट स्टेप 1 BRS फिजियोलॉजी। आज जो हमारे पास लेक्चर ऑफ सीरीज जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन द बेस ऑफ basic terminologies, on the base of action membrane potential of arterials, ventricles, and on the base of कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, कंडक्शन पाथवे, इसकी इनकी इन टॉपिक की बेस पे और ऑन द बेस ऑफ कार्डियक साइकिल, इन टॉपिक की बेस पे हम एक लेक्चर ऑफ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है जी आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और आपको पता है कि ये वो टॉपिक है, ये वो आपके पास कॉन्सेप्ट है जो कि आए दिन आप हर बंदे पे अप्लाई करते हैं। ईसीजी अगर आपको पढ़नी आ जाती है तो आपको समझा जाता है कि यार ये एक बंदा बड़ा बंदा महान जो है ना एक डॉक्टर है कि यार इसको ईसीजी सारी जो है ना इंटरप्रिटेशंस आती हैं। सो हम इंशाल्लाह वेल ट्राई करेंगे कि आपको ऑर्गेनाइज करके इस चीज़ को लिया जाए। ईसीजी के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट सीक्वेंस में लेके जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जी ईसीजी है क्या, इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। फिर जनाब अली इसके ईसीजी का जो ग्राफ है उसको हम मतलब कि ड्रा करेंगे। फिर देन हम जनाब अली इसकी लीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन लीड्स की जो इंटरप्रिटेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली आप लोग इस एलिजिबल मतलब कि ये आप लोग इंटरनल मेडिसिन CK2 से पैथोलॉजी को देख लेंगे और फर्स्ट स्टेप 1 से इसकी फिजियोलॉजी को देख लेंगे। तो आप लोग हेडिंग दें ईसीजी। तो ये जो आपके पास फर्स्ट स्टेप 1 है उसमें पेज नंबर 302 है, जो CK2 है उसमें आपके पास पेज नंबर 18। तो हेडिंग दें आप लोग जनाब अली ईसीजी, ईसीजी। अच्छा पता है ईसीजी तो आपके पास एक ओल्ड नेम है जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ऐसी है ना। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक हो गया जी। अच्छा अब यहां पे इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है जी। हाँ जी ईसीजी सेकंड नेम इसको कहा जाता है ईकेजी। ईकेजी आजकल मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप चले जाएं तो जनाब आपके पास वेस्ट में इसको ईकेजी भी कहा जाता है। फिर अच्छा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप लोग साइड पे याद रखेंगे, एक नोट पे लिख लें जरा, ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एक आपके पास जनाब ईसीजी है, फिर इसका दूसरा नाम क्या है ईकेजी है। एक तो ये आपके पास टर्म है। फिर जनाब अली जो नंबर 2 पे आपको टर्म पता होनी चाहिए जो कि आप लोगों ने मतलब कि डिस्कस करनी है, उसका नाम है ईएमजी। हाँ जी ईएमजी आप लोगों को ये भी सुनने को मिलेगा। फिर आप लोगों के पास है ईईजी। ये टर्मिनोलॉजीज अगर आपसे कोई पूछे तो आपने ये बतानी है। फिर लास्ट में आपके पास है जनाब अली ईओजी। हाँ जी ईओजी। तो मुझे आप लोगों ने एब्रिविएशंस को देखना है कि यार ईसीजी का मतलब क्या है आपके पास। हाँ जी ईसीजी का मतलब तो आपके पास है ना कि इलेक्ट्रोकार्डियो, हाँ जी ग्राफी, ऐसी है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा अब ये जो ईएमजी है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अगर आप मसल्स को मतलब कि करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसका नाम क्या है इलेक्ट्रोमायो जनाब अली क्या है ग्राफी। ये आपने पॉइंट याद रखना है। फिर जनाब अली ईईजी का मतलब क्या है, ईईजी के बारे में अगर हम डिस्कस करें ना तो याद रखें ये आपके पास इलेक्ट्रो जनाब इंसेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रो 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 इंसेफेलोग्राफी। फिर जनाब अगर ईओजी का मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रो ओकुलर, हाँ जी ओकुलर मसल है ना आई के, उनकी मतलब कि देखने के लिए। तो याद रखिएगा ये आपके पास है कुछ टर्मिनोलॉजीज जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रो ओकुलोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी और आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। बात समझ आ गई। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी। अच्छा अब लिखें आपके पास बेसिकली ईसीजी है क्या, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट लिखें। अगर आपसे कोई पूछे कि यार व्हाट इज मीन्ड बाय ईसीजी तो लिखें व्हेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, लिखें व्हेन इलेक्ट्रिकल व्हेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जनाब अली व्हेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट
ऑफ हार्ट, हाँ जी, ऑफ हार्ट रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड हाँ जी, रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो इस चीज को आप लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, इस चीज को आप लोग कहते हैं जी ईसीजी। जब एक हार्ड पेपर हो और उसके ऊपर आप जनाब अली हार्ट की जो एक्टिविटीज हैं उनको वहां पे प्रिंट कर लें तो वो आपके पास क्या हो जाती है? ईसीजी। अब आपको पता है कि अगर मैं थोड़ा सा हार्ट की एनाटॉमी को डिस्कस करूं तो आप लोग एक साइड पे लिख लें, रिकॉल हार्ट एनेटमी। या हार्ट की एनाटमी को आप लोगों ने थोरेसिक कैविटी में डिस्कस किया था, अब्डोमिनल कैविटी के साथ भी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। और आप लोगों को पता है कि हार्ट की, अगर मैं ब्लड सप्लाई की थोड़ी सी बात करूं, देखिए इसकी ब्लड सप्लाई हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट आर्टरी की पैथोलॉजी से डिफरेंट तरह की आपके पास मतलब कि जो है ना ईसीजी आती हैं, ये आप लोगों को मतलब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशंस में। अगर हार्ट की मैं बात करूं ना तो फॉर एग्जांपल आपके पास हार्ट की आपके पास होती है जी, हाँ जी, एक हार्ट की दो सरफेसिस है, मतलब कि एंटीरियर सरफेस होती है, एक आपके पास क्या पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस की अपनी ब्लड सप्लाई है, पोस्टीरियर सरफेस की अपनी ब्लड सप्लाई है। अगर आप फर्स्ट एड के जनाब वाली पेज नंबर जाए ना, तकरीबन जो पेज नंबर है जी 290, ऑलमोस्ट 290 295, तो वहां पे आप लोगों को हार्ट की एनाटॉमी की ब्लड सप्लाई मिलेगी। अच्छा, हार्ट की ब्लड सप्लाई अगर बात करें तो मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है, इसके बेस पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास हार्ट है ना, इसकी जनाब अली, हाँ जी, एक मिनट। अच्छा, इसमें हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपोज करूं तो यहां से जनाब अली ये आपके पास इसकी एंटीरियर मतलब के सरफेस है, इसकी क्या जी, एंटीरियर सरफेस है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एंटीरियर सरफेस की अपनी ब्लड सप्लाई है, पोस्टीरियर सरफेस की अपनी ब्लड सप्लाई है। एंटीरियर सरफेस से जनाबली आपके पास यहाँ पे हार्ट का जो असेंडिंग एओर्टा है ना, ये जो आपके पास असेंडिंग एओर्टा है, यहाँ से दो आर्टरीज आपके पास, एक ये आर्टरी है, एक यहाँ पे और आर्टरी आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो आर्टरी आपके पास निकलती इसका नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका? राइट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, ये राइट कोरोनरी आर्टरी एंटीरियर साइड को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद यहां से असेंडिंग एओर्टा से ही आपके पास एक आर्टरी निकलती है, उसका नाम क्या है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। मतलब क्या कि एंटीरियर साइड पे दो हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड को कौन सप्लाई करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी। और लेफ्ट साइड को कौन करती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी है, ठीक है, इस तरह, जिसको लाडा भी आप लोग कहते हैं। तो इस तरह इनकी, अच्छा, अगर आपके पास ये ब्लॉक हो जाएगी तो राइट साइड मतलब कि आपके पास इंटीरियर साइड, जो इंटीरियर साइड पे जो आपके पास, अच्छा, इंटीरियर साइड पे आपके पास जो स्ट्रक्चर है ना वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर आपके पास राइट कोरोनरी आर्टरी या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आपके पास जाएगी तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इंटीरियर साइड, ये आपके पास इफेक्ट होगा ना, ये इफेक्ट होगा ना, इसकी ब्लड सप्लाई डेफिनेट। तो आप लोग पढ़ते हैं एमआई, आप लोग पढ़ते हैं एंजाइना, आप लोग पढ़ते हैं हाइपरट्रोफी, ये सारी जो इंटरप्रिटेशंस है आप इसी बेस पे देखेंगे। ठीक हो गया। और ये जो एंजाइना, एमआई की आपके पास जो ईसीजी है, आप लोगों के पास मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, इनकी जो ईसीजी है, ये आप सारी की सारी एट दी एंड इंशाल्लाह इसेबल होंगे तो आप लोग इसको क्या करें? डायग्नोज करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर यहाँ पे चले बात करते हैं जो अंटीरियर, मैंने ये आपको ओरली बता दिया लेकिन आप लोग रिकॉल करेंगे इसको थोरेसिक या अब्डोमिनल एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट को आपने डिस्कस कर। हम आते हैं जी अपने ईसीजी की तरफ। हेडिंग दे नंबर 2 पे, कंपोनेंट ऑफ ईसीजी लिखें जी। कंपोनेंट ऑफ ईसीजी, कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी। तो यहां पे अगर कंपोनेंट की मैं बात करूं तो इसमें आपके पास जनाबेली क्या है? कंपोनेंट की सिर्फ अगर मैं बात करूं, यहां पे लिख लें वेव्स, बड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखना प्लीज। इसमें आपके पास वेव्स हैं, वेव्स ऑफ ईसीजी। इसमें आपके पास जनाबेली सेगमेंट्स हैं, लिख लें जी इंटरवल्स या सेगमेंट, इंटरवल्स ऑफ ईसीजी। और साथ में आप लोग क्या लिखेंगे? सेगमेंट ऑफ ईसीजी, सेगमेंट ऑफ ईसीजी। तो ये तीन कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं, इनकी आगे फर्दर डिटेल है जिनको हम वन बाय वन जो है ना डिस्कस करेंगे।
अच्छा, इसकी डिटेल में जाने से पहले कुछ मजीद यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर लें। यहाँ पे सिमिलर जो पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने एक आपके पास लिखे नोट साइड पे, नोट लिखें जी, नोट लिखें आइसोइलेक्ट्रिक लाइन नंबर वन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ठीक होगा। अब आइसोइलेक्ट्रिक लाइन कौन सी लाइन, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन इन ईसीजी इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ठीक होगा। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन इन ईसीजी इज कॉल्ड, हाँ जी, उसको क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं, ठीक हो गया। फिर आप लोग लिखे जनाब दूसरे नंबर पे, एक होता है आपके पास डिफ्लेक्शन, क्या चीज है, नंबर टू पे लिखे जी डिफ्लेक्शन या जो डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन कैन बी पॉजिटिव, डिफ्लेक्शन कैन बी नेगेटिव, कैन बी इन्वर्टेड, ये आपके पास अपवर्ड भी हो सकती है, ये डाउनवर्ड भी हो सकती है। मतलब क्या, अगर मैं छोटी सी यहाँ पे ईसीजी की बात करूं ना, तो ये आप लोगों ने देखना, ये देखिएगा, ये जनाब अली आपके पास क्या है, यहाँ पे ये आपके पास होगी जी पी वेव, फिर आपके पास ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, देन यहाँ पे ये देखें एक डिफ्लेक्शन आई है ना, फिर आपके पास ऐसे है, ऐसे सपोज कर लें सम टाइम ऐसे, अगर ईसीजी ऐसे भी नॉर्मल आपको मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि ये आपको नीचे मिले, सम टाइम कभी कभार ओवरकम कर जाता है आर्टेरिया की डीपोलराइजेशन इस पे, तो ऐसे भी ईसीजी आपके पास सम टाइम बन जाती है, ठीक होगा जी। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ पे, अच्छा देखें मैं ये चीजें, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन किसको कहते हैं, ये जो लाइन है ना बिल्कुल सीधी, इसको क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, स्ट्रेट लाइन। फिर जो डिफ्लेक्शन है, ये देखें, ये आपके पास एक डिफ्लेक्शन है मतलब डाउनवर्ड, और एक ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, लार्ज सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन है, तो ये इसको क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कैन बी अपवर्ड, कैन बी डाउनवर्ड, आगे इसकी मैं बात करता हूं डिटेल में, डोंट वरी। अच्छा जी, उसके बाद अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप लोग इस तरह करें, हेडिंग दे वेव, नंबर वन हेडिंग दे वेव। यार अब ना डिटेल में इन सेगमेंट्स को हमने डिस्कस करना है, ये चीजें बिल्कुल फ्रॉम द बेसिक मैंने स्टार्ट किया इसको ईसीजी को, ताकि आप लोगों को पता चले। नंबर वन वेव के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब अगर वेव की बात करें ना, तो वेव बेसिकली क्या है, डिफ्लेक्शन फ्रॉम आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। प्लीज यहां पे देखें वेव बेसिकली क्या चीज है। अगर यार आपसे कोई वेव की डेफिनेशन पूछे ना ईसीजी में, तो आपने लिखना है नंबर वन पॉइंट इसका लिखें वेव के बारे में, डिफ्लेक्शन फ्रॉम आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। जी डॉक्टर आतफ, मेरा आपसे क्वेश्चन है, यार देखो डिफ्लेक्शन पहले मैंने बताया ना, कैन बी अपवर्ड कैन बी डाउनवर्ड। अब यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन है, एक डिफ्लेक्शन, तो ये एक वेव बन गई ना, जिसको आप लोग क्यू वेव कहते हैं। अब ये एक ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन है, इसको आप लोग आर वेव नहीं कहते, ये एक मतलब कि नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन है, तो जनाब अली इसको आप क्यू आर एस कहते हैं। जिस तरह ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन है, इसको आप पी वेव कहते हैं, ये एक ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन है, इसको टी वेव कहते हैं ना। तो भाई अगर कोई वेव पूछे तो क्या कहना है, डिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। बिल्कुल सीधी लाइन हो और सीधी लाइन से कोई डिफ्लेक्शन आगे पीछे नीचे ऊपर हो ना, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट आगे बात, अब वेव के बारे में याद रखिए, इसमें लिखे फर्स्ट वेव। अब मैं ईसीजी को साथ साथ में डिस्कस करूंगा, साथ साथ में आपको ये यहां पे लेके चलूंगा। तो लिखे इसमें नंबर वन वेव्स ऑफ ईसीजी, हेडिंग दें नंबर टू पे आप लोग हेडिंग दें वेव्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी की वेव्स की बात करते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले कौन सी वेव की बात करेंगे हम, नंबर वन पी वेव के जितने पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस यहां पे करूंगा। देखें अब एक बड़ी सी बना लेते हैं, यहां पे देखें यार ईसीजी यहां पे ऐसे कुछ यूं, ठीक है, ये आप लोगों ने ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, फिर ये आपके पास एक वेव, फिर यहां से जनाबली कुछ यूं शार्प वेव, और यहां पे आके जनाबली आपके पास फिर कुछ यूं ऐसे। मेरे ख्याल में ये पॉइंट क्लियर है, ऐसे ही है ना। अच्छा, यहां पे ये है जी आपके पास पी वेव,
ये है जी पी वेव, इसको आप लोग कहते हैं पी वेव। ओके, अच्छा यहां पे लिखें पी वेव का मतलब क्या है, याद रखिए थोड़ा सा, अगर आप रिकॉल कर लेना प्रीवियस टॉपिक को, तो पी वेव आपके पास कब बनती है, जब आर्टीरिया की क्या होती है, डीपोलराइजेशन। तो पी वेव का मतलब क्या है, मीन आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। भाई ईसीजी को समझने के लिए एंड पे आप लोग पैथोलॉजी को समझ लें, ये नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। भाई पी वेव, ये पी वेव कब बनी, जब आर्टीरिया ने क्या किया, डीपोलराइज किया। मतलब आप लोग अगर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें ना, रिकॉल करें टॉपिक को, तो यहां पे अगर छोटा सा मैं हार्ट भी एक साइड पे बना लूं, दिस इज अ सिंपल फोर्शियम ह्यूमन हार्ट, तो ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, मतलब इन्होंने डीपोलराइज करेंगे, जहां से जब ब्लड आपके पास जनाबली वेंट्रिकल्स में आएगा, तो फिर उस टाइम कौन सी वेव बनेंगे आपके पास, पी वेव। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। फिर लिखें क्यू आर एस कम्प्लेक्स, नंबर 2 पे लिखें, नंबर 2 लिखे हैं जी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। भाई वेव कैन बी इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे ये अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये आपके पास कुछ यूं ऐसे आपके पास जनाबली ये जो है ना क्यू आर कॉम्प्लेक्स है, ये क्यू है, ठीक होगा जी। कभी कभार क्यू आपको नजर नहीं आ रही, इसकी इन्वर्टेड नहीं होती, ये बात याद रखिएगा, सम टाइम। अच्छा, तो ये आपके पास आर वेव है, आर बड़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी, और ये आपके पास क्या है, एस है। तो ये आपने पॉइंट याद। अच्छा, ये कब आती है, इनकी अभी इंशाल्लाह बात करेंगे, कौन से यहां पे बात करते हैं। लिखें जी यहां पे, भाई एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम जब हो ना, लिखें इसका मतलब क्या है, मीन इसका मतलब ये है वेंट्रिकुलर, हाँ जी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये भाई किसको शो करता है, हाँ जी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। जब ये वेंट्रिकल आपके इनके अंदर ब्लड आ जाएगा, मतलब राइट वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये ब्लड से फिलिंग हो जाएगी इनकी जनाब, उस टाइम इन्होंने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, इनमें डीपोलराइजेशन होगी, तो उस टाइम आपके पास क्या बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद रखिएगा इसकी, ये जो आपके पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये बनता है जो मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम आपके पास है दो तरह के, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, नॉन स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम। आर्टीरिया और वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम है, नॉन स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, आगे इंशाल्लाह लिखते हैं। अब अच्छा, ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के आगे 3 टाइप मायोकार्डियम है, एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, फिर आपके पास एपिकल है, फिर इसकी बेसल है, ठीक है। इन सब में एक अपना लहदा मतलब कि जो है ना एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, उनसे ये वेव्स बनती हैं, क्यू बनती है। और ये जो क्यू है, ये आपके पास इंटरवेंट्रिकुलर मायोकार्डियम से बनती है, ये इंटर मायोकार्डियम पे बनती है, और ये जो आर वेव है, ये आपके पास एपिकल मायोकार्डियम पे, और जो एस है ये बेसिलर मायोकार्डियम पे। आगे इंशाल्लाह इसकी बात करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, बहरहाल आगे लिखें, एक नोट लिखें जी, नोट एक साइड पे छोटा सा लिखें यार। अब आर्टीरिया की डीपोलराइजेशन से तो पी वेव बन गई, लेकिन आर्टीरिया की रीपोलराइजेशन भी तो होगी ना ऊपर। लेकिन इसकी रीपोलराइजेशन की जो वेव है ना, उसके ऊपर ओवरकम कर जाती है कौन, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन ओवरकम किसके ऊपर करती है, आर्टीरिया की रीपोलराइजेशन पे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। लिखे नो वेव फॉर्मेशन बाय, नो वेव फॉर्मेशन बाय आर्टीरियल रीपोलराइजेशन, आर्टीरियल रीपोलराइजेशन, ठीक हो गया जी। बिकॉज वाई इसकी रीजन क्या है, बिकॉज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, हाँ जी क्या करती है, ओवरकम टू, हाँ जी आर्टीरियल रीपोलराइजेशन। जबरदस्त, आर्टीरियल रीपोलराइजेशन एट सेम टाइम। बात ठीक है ना, एट सेम टाइम। तो ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोगों ने इसकी रीजन आप बतानी है। अच्छा, नेक्स्ट लिखें जी आप लोग जनाब टी वेव,
नेक्स्ट लिखें जनाबली टी वेव, टी वेव। अच्छा अगर टी वेव की बात करते हैं ना तो टी वेव में हमारे पास क्या होता है, अच्छा जी ये तो भाई सुन लें, पी वेव बनी किससे, जल्दी से यार मुझे बताएं, पी वेव किससे बनी, आर्टीरियल की डीपोलराइजेशन। फिर उसके बाद जब आर्टीरियल डीपोलराइजेशन करते हैं उसके बाद यहाँ पे एवी नोडल डिले होता है, यहाँ पे क्या है एवी नोड 0.1 सेकंड या 100 मिली सेकंड का यहाँ पे क्या होता है डिले। उस डिले में जो लाइन बनती है ना वो आपके पास कौन सी है, आइसोलैक्टिक लाइन। फिर आइसोलैक्टिक यहाँ पे डिले होने के बाद फिर एक इंपल्स यहाँ पे जनाब जनरेट होती है बंडल ऑफ हिस पे, और बंडल ऑफ हिस पे जो जब इंपल्स आती है ना तो यहां से आपके पास इंटर वेंटिकुलर सेप्टम, इंटर वेंटिकुलर मायोकार्डियम जो है ना इसके ऊपर जब करंट पड़ता है तो क्या बनती है क्यू वेव, क्या बनती है क्यू वेव। अब ये एक वेव नीचे है एक वेव ऊपर है, इनकी भी आगे हम बात करते हैं, ठीक होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक होगा जी। अच्छा यहां पे ये आपके पास आ गया, फिर जो आगे जैसे क्यूएस कॉम्प्लेक्स बना, फिर आइसोलैक्टिक लाइन है। अब ये जो आइसोलैक्टिक ये वाली जो लाइन है ना ये लाइन वो लाइन है जहां पे वेंट्रिकल अपने एक टाइम के लिए जो है ना मतलब रहते हैं प्लाटो फेज पे, मतलब डिफ्लेक्शन डिपोलराइजेशन पे रहते हैं, ठीक होगा, ये जो आपके पास लाइन है। अच्छा जब वो उस पे रहते हैं थोड़े टाइम के लिए तो जनाब अली फिर आपके पास इन्होंने रिलैक्स करना है, किसने, वेंट्रिकल ने, तो रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल से जो वेव बनती है उसका नाम क्या है, टी वेव। क्या नाम है, टी वेव। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, यार समझ आई आप लोगों को ये पॉइंट। अच्छा जी अब यहां पे इसका लिखें टी वेव के बारे में। टी वेव क्या चीज है, वेंट्रिकुलर, हाँ जी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो ये बेसिक आपके साथ पॉइंट हो गए। अच्छा जी अब लिखें फीचर्स ऑफ वेव्स, हेडिंग दे दें, इन्हीं वेव्स के हम फीचर्स की बात करेंगे। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए यार वेव्स के बारे में। अब हेडिंग दें फीचर्स ऑफ वेव, कि भाई एक वेव जो है ना उसके फीचर्स कौन कौन से होने चाहिए। अच्छा इसको समझने के लिए आपको काफी नंबर 3 पे हेडिंग दें, टाइप्स ऑफ वेव के बाद आपने हेडिंग क्या देनी है, फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ वेव्स। एक वेव जो है ना उसके फीचर क्या होने चाहिए। तो याद रखें वेव कैन बी स्मॉल, वेव कैन बी लार्ज, ऐसी है ना, वेव कैन बी ब्लंट, वेव कैन बी शार्प, वेव कैन बी अपवर्ड, वेव कैन बी डाउनवर्ड, ऐसे ही है ना, यही फीचर्स हो सकते हैं ना। तो लिखें जब आप ईसीजी में ये देखेंगे ना तो इसके जो 3 फीचर्स याद रखें, 3 फीचर्स, 3 फीचर्स आप लोग कैसे याद रखेंगे, आप क्या देख रहे होते हैं जी साइज ईसीजी पे, आप लोग क्या देख रहे होते हैं शेप, हाँ जी ऐसे ही है ना, आप लोग क्या देख रहे होते हैं जनाब अली डिफ्लेक्शन, आप लोग क्या देख रहे होते हैं डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। तो यार यही 3 फीचर देखते हैं ना, साइज देखते हैं, शेप देखते हैं और क्या देखते हैं, डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। अच्छा सबसे पहले हेडिंग दे दें जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी साइज के बारे में। नंबर वन जी साइज, नंबर 1 क्या चीज है, साइज ऑफ वेव, साइज ऑफ वेव। अब वेव की साइज की बात करें, साइज कैन बी स्मॉल कैन बी लार्ज, ऐसे है ना। तो लिखें भाई स्मॉल वेव, नंबर 1 साइज ऑफ, अगर हम वेव पे बात करें तो नंबर 1 स्मॉल साइज वेव, स्मॉल साइज वेव। और स्मॉल साइज वेव कब बनती है इसकी बात कर लेते हैं जी। लिखें इसका मतलब क्या है यार, जब छोटी वेव बनेगी, जिस तरह के पी वेव देखें ये छोटी सी है ना, हाँ जी पी वेव हमेशा आप देखते हैं छोटी सी बनती है, क्यों बनती है इसकी वजह क्या है। लिखें स्मॉल अमाउंट ऑफ, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, हाँ जी when small amount of current is passing, is जनाबेली passing, जब ये पास करे, is passing through, is passing जनाबेली through myocardium, passing through myocardium, उसको आप लोग क्या कहते हैं, हाँ जी उसको आप लोग क्या कहते हैं, उस टाइम आपके पास आती है स्मॉल साइज वेव। इसका मतलब क्या है, लीड टू formation
फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वेव। कौन सी वेव? स्मॉल वेव। तो आफ्टर स्मॉल साइज वेव हेडिंग दें। नंबर 2 पे आप लोग लिखें जी वेव कैन बी स्मॉल, वेव कैन बी लार्ज। तो नंबर 2 पे लिखें आप लोग जनाबली लार्ज साइज वेव। और लार्ज साइज वेव का मतलब क्या है इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। लार्ज साइज वेव कहते हैं जनाबली आपके पास, हाँ जी, तो इसमें आप लोग लिखे व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, when large amount of current when large amount of current is passing through myocardium तो वो आपके पास क्या लेके आएगी? लार्ज साइज वेव। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये है ना कि वेंट्रिकल से जनाबली जब एवी नोडल डिले, यहाँ पे आपके पास 0.1 सेकंड का एवी नोडल डिले होता है, उसके बाद जब आपके पास इंपल्स जनरेट होती है, करंट आपके पास वेरी फास्ट और वेरी लार्ज इन अमाउंट में होता है, तो उस टाइम जो आपके पास वेव बनेगी ना वो क्या बनेगी? लार्ज इन साइज। फॉर एग्जाम्पल लार्ज बनेगी, शार्प बनेगी, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, लार्ज साइज में जिस तरह आरवेव है, आरवेव आपके पास लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसकी जो है ना एग्जांपल इसकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग इसकी जो एग्जांपल है वो एक तरह से क्या है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये आप लोगों ने इसका एक पॉइंट जो है ना याद रखना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, आगे बात कर लेते हैं। या फिर आपके पास हेडिंग है नंबर 2 पे शेप ऑफ वेव। नंबर 2 आपके पास हेडिंग क्या है? फीचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो नंबर 2 आपके पास है शेप ऑफ वेव। वेव की अगर शेप की बात करें तो इसमें आपके पास क्या आता है जी? हाँ जी, तो याद रखें शेप कैन बी शार्प, शेप कैन बी ब्लंट। तो लिखें नंबर 1 इस पे जो आपने लिखनी है कि शार्प शेप वेव। शार्प आपके पास कब बनेगी इसकी बात कर लेते हैं। तो लिखें फास्ट स्पीड ऑफ करंट लीड टू, हाँ जी, फास्ट स्पीड ऑफ करंट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, किसकी? लीड टू शार्प वेव। शार्प वेव अगर जब भी आपके पास आएगी तो पता ये क्या चला कि वहां पे क्या होगा? फास्ट करंट होगा। ऐसी है। तो आपके पास स्लो करंट किसमें होता है? एट्रियम की मायोकार्डियम में। फास्ट करंट किसमें होता है? वेंट्रिकल के मायोकार्डियम में। पता ना इस बात का? तो अच्छा, एट्रिया की जब भी आपके पास जनाबली वेव आएगी वो शार्प आएगी कि ब्लंट आएगी? ब्लंट आएगी ना। फॉर एग्जांपल पी वेव, इसमें क्योंकि स्लो आपके पास होता है करंट, स्लो आपके पास मतलब कि स्पीड होती है, जिस वजह से आपके पास पी वेव। अच्छा, अब जो मुझे आपने बताना है शार्प आपके पास जब आएगी शार्प वेव, वो जब बंडल ऑफ हीट में करंट आएगा तो बंडल ऑफ हीट से आपके पास कौन सी बनती है? क्यू वेव। क्यू वेव आपके पास बिल्कुल शार्प होती है, जबरदस्त। तो यहां पे लिखें आप लोग जनाबेली, इसमें इसकी जो एग्जांपल वो क्या मैं दूंगा जी? एग्जांपल इसकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास कॉम्बिनेशन है किसका? वेव्स का। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन प्लीज? नेक्स्ट नंबर 2 पे लिखें भाई ब्लंट। नंबर 2 आपके पास क्या है? ब्लंट शेप वेव। अच्छा, ब्लंट शेप वेव का मतलब क्या है? स्लो स्पीड ऑफ करंट लीड टू, हाँ जी, ब्लंट वेव। स्लो स्पीड ऑफ करंट जनाबेली लीड टू ब्लंट वेव। इसकी एग्जांपल क्या है वैसे आपके ख्याल में? पी वेव। जबरदस्त, क्योंकि आर्टीरिया में क्या होता है? करंट आपके पास स्लो होता है ना, इस वजह से कौन सी वेव आएगी? पी वेव आएगी। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ये आपके पास स्लो मतलब कि ब्लंट वेव आएगी। अच्छा, आगे इसके बाद थर्ड फीचर क्या है जी? इसकी एग्जांपल में क्या दूंगा? आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। ऐसी है ना, आर्टीरियल कह सकते हैं ना इसकी एग्जांपल में? एग्जांपल इसकी आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। तो ये आपने एक तरह से पॉइंट इसका याद रखना है, मतलब जिससे पी वेव आपके पास बनती है। अब इसके बाद थर्ड फीचर कौन सा जी? थर्ड फीचर डिफ्लेक्शन। तो आप लोग यहां पे लिखें जी डिफ्लेक्शन के बारे में। डिफ्लेक्शन कैन बी अपवर्ड और डिफ्लेक्शन कैन बी डाउनवर्ड। तो डिफ्लेक्शन कैन बी जनाबेली अपवर्ड हो सकती है एंड डाउनवर्ड हो सकती है।
अब मुझे आपने ये बताना है कि जब अपवर्ड होगी ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, ये आपके पास क्या है जी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। और जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है उसको इन्वर्टेड डिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। क्या? इन्वर्टेड डिफ्लेक्शन। तो डाउनवर्ड आपके पास क्या होगी? डिफ्लेक्शन। अच्छा मुझे आपने ये बताना है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं ये नंबर 1 पॉइंट है, ये नंबर 2 पॉइंट है, इनमें नंबर 1 कौन सी, नेगेटिव के पॉजिटिव? सर नंबर 1 नेगेटिव। नंबर 1 डाउनवर्ड है ना नंबर 1। अच्छा सर आंखें किधर है? सर अपवर्ड। अपवर्ड। तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो नंबर 2 नेगेटिव। मैंने चेंज किया था, जी सर।